नरेंद्र मोदी चुनावी लड़ाई में अपने नाम और काम से सिर्फ विपक्ष को ही नहीं निपटाते, अपने सांसदों को भी निपटा देते हैं। जो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत तो लाखों वोटों से जाते हैं, लेकिन फिर पब्लिक से दूर हो जाते हैं। ऐसे नेताओं को फिर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी की नई लिस्ट में ऐसा ही हुआ, जिसमें कई बड़े बड़े चेहरों का टिकट कट गया है बॉस, और नए लोगों को मौका दिया गया है। आज ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 10वीं लिस्ट जारी की, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी की इस लिस्ट में उन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है जो वीआईपी सीट कही जाती है। पहले आप यह देखिए कि बीजेपी की 10वीं लिस्ट में किसे कहां से टिकट मिला है। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए गए। बंगाल की 1 सीट पर कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। चंडीगढ़ सीट पर भी उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया गया। इन 9 सीटों पर किसे टिकट मिला, सुनिए, बड़ा दिलचस्प है यह भी। दरअसल पहले आपको यूपी का हिसाब बताता हूं। यूपी की मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट मिला। इसके अलावा से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया। फूलपुर से प्रवीण पटेल का नाम है। कौशांबी से विनोद सोनकर चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को टिकट मिला है। चंडीगढ़ से संजय टंडन चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ नेताओं के नाम आपने पहली बार सुने, लेकिन जिनके नाम कटे उनके नाम तो आप कई बार सुन रहे होंगे। इन 9 सीटों पर बीजेपी ने किस किस का टिकट काटा और किसे फिर से रिपीट किया है वो भी सुनिए। चंडीगढ़ में 2019 में किरण खेर जीती थी, लेकिन इस बार किरण खेर का टिकट कट गया। मैनपुरी 2019 में प्रेम सिंह शाक्य लड़े थे, जो मुलायम सिंह से हार गए थे। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। इलाहाबाद 2019 में रीता बहुगुणा जोशी यहां से जीती थी, जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, फिर बीजेपी में आई। इस बार उनका भी टिकट कट गया है। बलिया 2019 में वीरेंद्र सिंह यहां से जीते थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। गाजीपुर 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा यहां से लड़े थे, जो अफजाल अंसारी से हार गए थे। अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, तो वहां से दूसरे को टिकट दिया गया। मछली शहर 2019 में बीपी सरोज यहां से जीते थे। इस बार भी बीपी सरोज को फिर से यहां से टिकट दिया गया है। फूलपुर 2019 में केसरी देवी पटेल जीती थी। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। कौशांबी में 2019 में विनोद सोनकर जीते थे, उन्हें फिर से टिकट। आसनसोल में 2019 में बाबुल सुप्रियो जीते थे, बाद में वो टीएमसी में वापस चले गए, तो अब वहां से दूसरा उम्मीदवार उतारा गया है। यानी बीजेपी ने 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीट पर कैंडिडेट रिपीट किया है, बाकी पर कैंडिडेट बदल दिए गए। अब आप यह भी देखिए कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने में एक पैसे का संकोच नहीं करती। अगर बीजेपी को लग रहा है कि मौजूदा सांसद के खिलाफ शिकायतें हैं और वो जीत नहीं पाएगा, या जनता को ये नहीं भाई मौका मिलना चाहिए कि भाई अब नरेंद्र मोदी को जिताना है तो इस आदमी को भी देना पड़ेगा, भले इससे खुश हैं कि नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि ये विकट स्थिति पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए, तो इन लोगों का टिकट कट जा रहा है। जबकि दूसरी पार्टियों में सिटिंग एमपी का टिकट कटने पर क्या होता है आप जानते ही। अब अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कुल 427 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। 427 अभी तक। इनमें से 110 मौजूदा सांसदों का टिकट दिया। क्या कोई और दूसरी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है? इतने में तो बवाल मच जाएगा पार्टी। लेकिन यह बीजेपी का अनुशासन है कि टिकट कटने के बाद भी नेता उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाई कई जगहों पर ऐसा है कि नए लोगों को मौका देना है, बहुत बार से आप हैं, दूसरे को मौका दीजिए। कई जगह फीडबैक अच्छा नहीं है तो उनका टिकट कट रहा है। अगर सीटों की बात करें तो यूपी में जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, उनमें मैनपुरी सीट भी शामिल है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट और यहां मुलायम परिवार का दबदबा रहा है। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया, जो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनौती देंगे। तो मैनपुरी की लड़ाई को समझिए जरा। 2019 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते। मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले। उनके निधन के बाद 2022 में मैनपुरी में उपचुनाव हुए। डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में टिकट दिया। उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत हुई। डिंपल यादव 6,18,120 वोट पाने में कामयाब है, जबकि बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 3,29,659 वोट मिले।
डिंपल यादव इस बार भी जीत का दावा कर रही हैं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट जयवीर सिंह ठाकुर का कहना है कि 2022 में डिंपल सहानुभूति की वजह से जीत गई, लेकिन इस बार डिंपल की राह आसान नहीं होने वाली। सुनिए दोनों नेताओं को, फिर आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट क्यों कट गया। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धांजलि देने का काम किया था, उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी की जनता की आहुति श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मिली थी। वो वहाँ तक चुनाव सीमित था, ना कोई मुद्दा था, ना विषय था, लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका, परिस्थितियाँ स्थितियाँ बदली हुई हैं। आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सुशासन का संदेश देने का, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है, उसको हम लोग धरातल पर जन जन तक पहुंचा करके उस किले को ढाने का काम करेंगे। इलाहाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया। नीरज त्रिपाठी बीजेपी के बड़े नेता केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी की ही तरह नीरज त्रिपाठी भी वकील हैं। टिकट मिलने के बाद नीरज त्रिपाठी ने पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा किया, लेकिन सवाल यह है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा क्यों भाई। रीता बहुगुणा जोशी को लेकर इलाहाबाद से रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं थी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी कार्यकर्ताओं से उतना मिलती नहीं थी। 2022 से ही बीजेपी में रीता बहुगुणा का विरोध शुरू हो गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में रीता बहुगुणा अपने बेटे के लिए टिकट मांगती रह गई थी। उस समय रीता बहुगुणा जोशी ने बगावती तेवर भी दिखाए थे। इन सारी वजहों से इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट नहीं मिला है, यह कहा जा रहा है। यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी लोगों की निगाहें थी कि बीजेपी यहां से किसे टिकट देती है भाई मुख्तार की मौत के बाद, क्योंकि गाजीपुर लोकसभा सीट माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ मानी जाती है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहां से मौजूदा सांसद हैं। अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी ने गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया है। गाजीपुर में मुकाबला काफी कड़ा बताया जा रहा है। गाजीपुर में मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। मुख्तार की मौत के बाद ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक गाजीपुर जाकर मुख्तार के परिवार से मिल चुके हैं। ऐसे में क्या बीजेपी के पारसनाथ राय कुछ कमाल दिखा पाएंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि गाजीपुर में अगर जातिगत समीकरण देखें, वहां पर करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता, 2.5 लाख कुशवाहा वोटर और करीब 1.5 लाख बिंद मतदाता है। 2 लाख राजपूत हैं, 1 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं, 1 लाख वैश्य हैं। इन जातिगत समीकरणों को साधने के लिए और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए ही ओवैसी से लेकर अखिलेश तक माफिया मुख्तार के घर के चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने पारसनाथ राय पर दांव खेल दिया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के करीबी हैं और संघ से जुड़े रहे। पारसनाथ राय ने गाजीपुर में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। बीजेपी के कोर वोटर्स के साथ कुशवाहा समाज का वोट भी मिल सकता है। यूपी में माफिया के खिलाफ योगी सरकार के अभियान का लाभ उनको मिल सकता है, यानी वो टक्कर देंगे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। बीजेपी ने जिन सांसदों को 10वीं लिस्ट में फिर से रिपीट किया, उनमें मछली शहर के बीपी सरोज भी हैं। आपसे हमने कहा था कि बीजेपी की इस लिस्ट में एक नाम चौंकाने वाला है और वो नाम इन्हीं बीपी सरोज का है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीपी सरोज बहुत ही कम अंतर से जीते थे। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां पिछली बार जीत मिली थी और माना जा रहा था कि मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे, 2019 में बीपी सरोज को 4,88,397 वोट मिले। अब सुनने में लग रहा है कि वोट तो बहुत मिले, लेकिन बीएसपी कैंडिडेट टी राम को 4,88,216 वोट मिले। यानी बीपी सरोज 2019 में मात्र 181 वोट से जीते थे, मात्र 181 वोट से। फिर भी इनको बीजेपी ने रिपीट किया है। आप सोचिए, या तो इस आदमी ने बहुत वहां काम किया होगा, तभी ना 181 वोट से जीतने वाले को रिपीट किया है। हालांकि इस बार बीपी सरोज कह रहे हैं कि अंतर जो है जीत का वो काफी बड़ा होगा। 181 वोट से जीतने वाले बीपी सरोज को बीजेपी ने टिकट दिया, जबकि 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी लाखों वोट के अंतर से जीती थी, वहां इस बार कैंडिडेट बदल दिया गया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, 181 वोट से जीतने वाले को टिकट मिला गाजियाबाद। यहां पर अगर आप देखेंगे, जो जीत का अंतर था बीजेपी के लिए, ये बीजेपी का बता रहा हूं, ये वो सीटें जहां बीजेपी जीती थी,
जीत का अंतर कितना था? 5 लाख वोट। 5 लाख वोट। और यहां बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, बीके सिंह को रिपीट नहीं किया। इलाहाबाद, यहां पर आप देखिए, इलाहाबाद में जीत का अंतर 1,80,000 वोट से बीजेपी यहां जीती थी। 1,80,000। यहां भी कैंडिडेट बदल दिया बीजेपी ने। बरेली, यहां पर बीजेपी को 1,67,000 वोट से जीत मिली थी, 67 के। यहां भी कैंडिडेट बदल दिया। कानपुर, एक और सीट देखिए, 1,55,000 के मार्जिन से यहां बीजेपी कैंडिडेट जीता और यहां पर भी कैंडिडेट बदल गया। करनाल देखिए, करनाल में कितना था जीत का अंतर? 6.5 लाख वोट, 6.5 लाख वोट से यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता। 6.5 लाख। और यहां करनाल में भी बीजेपी ने टिकट कैंडिडेट जो है वो बदल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस होना, उसके बावजूद भी मेहनत करना, और जो पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि भाई पब्लिक के लिए काम नहीं किया, उतना नहीं गया पब्लिक के बीच, अच्छी रिपोर्ट नहीं है, तुम 5 लाख से जीतो, 6 लाख से जीतो, 1 लाख से जीतो, अब घर बैठो, तुम दूसरा लड़ेगा तुम्हारी जगह। या कई जगह पे नए लोगों को मौका दिया है, पुराना तो हटाओ। यूपी में अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, जैसे रायबरेली से कैंडिडेट के नाम का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है। रायबरेली से मनोज पांडे के नाम की चर्चा चल रही है। फिरोजाबाद, भदोही और देवरिया में भी कैंडिडेट का नाम अभी बीजेपी ने तय नहीं किया है। गोंडा की कैसरगंज सीट से टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह अभी मौजूदा सांसद हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। चर्चा है कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। इधर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट ही तय नहीं कर पा रही। एक सीट पर कई बार कैंडिडेट बदल रही है। इंडी गठबंधन की यूपी में अभी तक कोई रैली नहीं हुई। अब अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कौन से मुद्दे शामिल हैं, जरा वो भी देखिए। 2025 तक जातिगत जनगणना करवाने का वादा कर रहे हैं अखिलेश यादव। दूध सहित सभी फसलों पर एमएसपी, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी का वादा 450 रुपए से बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा कर रहे हैं। गरीबों को पौष्टिक राशन देने का वादा कर रहे हैं। मुफ्त शिक्षा का वादा कर रहे हैं। अब ओल्ड पेंशन स्कीम पर इनकी साथी कांग्रेस कुछ नहीं बोली मैनिफेस्टो में। यह कह रहे हैं कि हम ओपीएस ले आएंगे। अब अगर इंडी गठबंधन की बाई चांस सरकार बन भी गई, ये लाएंगे वो नहीं लाएंगे, तब क्या होगा? यानी इंडी गठबंधन एक पेज पर भी नहीं है कई मुद्दों को लेकर। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं था, तो ये तो इन लोगों का हाल है। उधर यूपी में सब कुछ सेट करने के बाद अब सीएम योगी दूसरे राज्यों में बीजेपी के प्रचार में जुट गए। आज सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनावी रैली की। सीएम योगी ने बताया कि किस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए और सीमा के इस तरफ पटाखा फूटने पर भी पाकिस्तान कैसे सफाई देता है, सुनिए। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति, कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे।